हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए फ्रेश वीडियो में। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के बचे हुए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी टॉपिक मैंने पीछे करा दिया है थोड़ा सा उसका रिकैप करते हैं और पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बचे हुए टॉपिक्स के साथ। पहले देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन उसके बारे में। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल मैं बता चुका हूं आपको। यूनिट सेल किसको कहते हैं? जब हम लोग लैटिस पॉइंट को जिसको कि एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के जगह पे, इन तीन के जगह पे एक आयंस भी है इसमें, इसके जगह पे जो नया नाम यूज किया गया उसको कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो जब लैटिस पॉइंट को हम 3D में अरेंज करते हैं तो जो सबसे सिंपलेस्ट जो एक अरेंजमेंट मिल के आता है वो होता है हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल का डायग्राम मैंने सबसे सिंपल वाला ये बताया था आपको, क्यूब के फॉर्म में। ठीक है, ये क्यूब का फॉर्म है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। इसके हर कॉर्नर पे एक एटम है, ऐसा एटम है कि ये अपने अगल बगल वाले को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे टच कर रहा है। सारा का शेप एक जैसा होगा, साइज एक जैसा होगा, तो सब एक दूसरे को टच करेगा और इसका जो सेंटर होगा इस कॉर्नर पे होगा। ठीक है, चारों एटम का अपना सेंटर कॉर्नर पे होगा, तो ये टच कर रहा है। नीचे भी एक बताया था मैंने, यहाँ भी ये सब भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें मैंने बताया था आपको पैरामीटर कि ए, बी और सी तीन पैरामीटर होता है। तीनों के बीच में एंगल जो होगा वो होगा अल्फा बीटा और गामा। इस पैरामीटर को अगर हम चेंज करते जाएंगे, चेंज मतलब अगर कभी ए बी के बराबर हो जाए लेकिन सी इन दोनों के बराबर नहीं हो, एक पैरामीटर ये हो सकता है। दूसरा होता है कि अगर ए और सी बराबर हो जाए, बी बराबर नहीं हो। तीसरा हो सकता है अल्फा बीटा 90 डिग्री हो लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं हो। तो इस तरह से जो चेंज हम करते जाएंगे तो उससे टोटल 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। और ये बताने वाले साइंटिस्ट थे ब्रेवेइस, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम ब्रेवेइस लैटिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, जिसमें से 7 आपको पढ़ना है। फिलहाल वो मैं नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। तो 14 लैटिस हो गया, ये 14 स्ट्रक्चर हो गया, पॉसिबल स्ट्रक्चर। देने वाले साइंटिस्ट का नाम था ब्रेवेइस, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेवेइस लैटिस। 7 उसमें स्ट्रक्चर आपका 7 नाम याद करना है, जिसमें है ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल। इस तरह से करके ये 7 है पूरे नंबर में। ठीक है, तो आप नंबर देख सकते हैं, पैरामीटर उतना याद करने का जरूरत होता नहीं है। ठीक है, तो यूनिट सेल का मैंने फिर क्लासिफिकेशन किया था। सबसे पहले आपको मिला था प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। उसके बाद इसको मैंने एक और डिवीजन किया था बॉडी सेंटर्ड, है ना, बॉडी सेंटर्ड सेल या यूनिट सेल। इसमें फिर से 3 क्लासिफिकेशन हो चुका है। तीनों क्लासिफिकेशन का नाम, एक तो खुद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, इसका मतलब आज हम लोग देखेंगे, ये हम लोग कल देख चुके थे पहले वाले वीडियो में, BCC हो गया। फिर उसके बाद एक होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा होगा ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ रखा है जेड मैंने बता रखा है क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, क्या मतलब इसका कि एक जो यूनिट सेल है ये, इसमें सारे एटम का कितना पोर्शन, इस सारे एटम का 4 ऊपर है एटम और 4 कहाँ है, नीचे। तो इसका कुछ पोर्शन ही इस यूनिट सेल के अंदर है, बाकी पोर्शन कहाँ है, यूनिट सेल से बाहर, क्यूब से बाहर। ठीक है, तो वो कितना पोर्शन सारे एटम का मिला के कितना पोर्शन उस यूनिट सेल के अंदर है, उसको हम लोग कहते हैं जेड, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो वही हम लोग निकालेंगे, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। SCC के लिए ये आ चुका है, जेड का वैल्यू 1। ठीक है, एटम तो दिखने में लग रहा है कि 8 है, लेकिन एक्चुअल में उस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एटम ही मौजूद है। ये हो गया। उसके बाद आज हम करेंगे बॉडी सेंटर्ड BCC। इन सब के वीडियो को देखने के लिए पहले वाले वीडियो पे आप जाइए, प्लेलिस्ट ढूंढिए सॉलिड स्टेट, वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको और उसका पूरा वीडियो जो है आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम BCC। ठीक है, तो BCC देखते हैं पहले कि BCC क्या होता है। देखिए, तो BCC के बारे में पहले देखते हैं, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं ना। फुल फॉर्म इसका क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं उसको। तो यहां से क्या स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले तो हम एक क्यूब लेंगे, आप 7 तरीके से ले सकते हैं टोटल। तो 7 स्ट्रक्चर में से आप कोई एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। ये हो गया,
इसमें पक्का है, ये तो फिक्स है कि कॉर्नर पे 4 एटम होना ही होना है, ऊपर के 4 कॉर्नर पे और नीचे के 4 कॉर्नर पे। मतलब आपका जो रूम है उसका 4 कॉर्नर है, सॉरी 8 कॉर्नर टोटल है, एक 4 ऊपर जहाँ पे फैन लटका हुआ है उसके कॉर्नर, और जहाँ आपका सरफेस जहाँ पे आप खड़ा है या बैठे हुए हैं तो उसका जो 4 कॉर्नर है, तो वो 4 और 4 कितना हो गया 8। तो 8 कॉर्नर पे एक एक एटम रखेंगे, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। अब ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, कब? जब वो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक है, ये टच कर रहा है सिंपल क्यूबिक में। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं BCC, तो इसमें एक एटम यहाँ, 2, 3 और एक 4। अब ये तो हो गया सिंपल क्यूबिक। अब हमको इसको बनाना है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब समझिए कि आपका एक रूम है, ठीक है, रूम है, उस रूम में जिसमें आप बैठे हुए हैं वहां बीच में एकदम सेंटर में आप क्या कीजिए, एक फुटबॉल ला के रख दीजिए, या एटम, उसको समझिए, फुटबॉल को समझना है एटम। अब उसको अगर रूम के बीच में एकदम हवा में रख दीजिएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है, थिकने सेम हाइट पे, तो उस एटम को हम कहेंगे कि वो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है। अब जब बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है तो इसका मतलब पूरा का पूरा एटम उस रूम के अंदर ही है, कोई उसका पोर्शन बाहर की तरफ नहीं है। तो एक मतलब हुआ कि इसका एक एटम कहाँ रह सकता है, इसके अंदर, बीच में, एकदम एक बीच में रहेगा एटम। ये इसका पूरा का पूरा पोर्शन कहाँ है, पूरा का पूरा पोर्शन अंदर ही है। लेकिन इन सब का क्या पोर्शन है, इन सब का ये पोर्शन सिर्फ अंदर है, इन सब का ये पोर्शन सिर्फ अंदर है, और बाकी सब पोर्शन कहाँ है, बाकी सारा पोर्शन जो है क्यूब से, इससे बाहर है, ठीक है। ये वाला मान लीजिए अंदर है, इसमें ये वाला मान लीजिए अंदर है, और इसमें ये वाला मान लीजिए अंदर है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, ये हो गया आपका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर समझ में आया, पूरे बॉडी का मतलब इस यूनिट क्यूब का जो सेंटर है उस पर एक एटम रखा हुआ है, उस एटम का कोई भी पोर्शन उस यूनिट सेल से न बाहर है, कहीं नहीं है, सिर्फ वो अंदर है। तो अब निकालते हैं इसका जेड क्या होगा, देखिए कॉर्नर पे टोटल 8 है ना, ये भी, इसका भी अंदर कुछ पोर्शन है, तो 8 है टोटल, तो 8 का कितना भाग मैंने बताया था, कॉर्नर वाले का 1/8 रहता है अंदर, तो 1/8 ये हो गया कॉर्नर के लिए, प्लस एक एटम इसके बीच में है, ये पूरा का पूरा एटम इसके अंदर आ रहा है, कुछ भी पोर्शन इसका बाहर नहीं है, तो उसके लिए एक एटम, तो 8 से 8 क्रॉस हुआ, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 एटम। मतलब आपको यहाँ दिख रहा है 9 एटम। तो ये निकल गया हमारा जेड, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, किसके लिए, BCC के लिए। अब आते हैं ए और आर के बीच का रिलेशन हम देखते हैं, ठीक है। ए क्या है आपका, ए क्यूब का जो यूनिट सेल हम ले रहे हैं, यूनिट सेल, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं क्यूब लेंथ या क्यूब के साइड का लेंथ, साइड लेंथ, ठीक है। तो साइड लेंथ ए हो गया। और आर क्या है, आर ये जो एटम है, जो एटम एक दूसरे को जो टच कर रहा है सिंपल क्यूब में ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, इस रेडियस को हम लोग लिख रहे हैं आर, ठीक है। आर फॉर रेडियस और ए फॉर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ए होगा, ठीक है। अब आते हैं सिंपल क्यूबिक में क्या होता था, दोनों टच करता था यहाँ, तो ए इज इक्वल टू होता था 2r, ये मैंने बता रखा कल। तो आज देखते हैं इसके BCC के बारे में क्या है। तो BCC में देखिए, पहले समझिए कि टच किसको कौन कर रहा है, ठीक है, कौन सा एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो यहां से ये और ये और ये और ये, मतलब ऊपर वाला A, B, C और D, और बीच में एक ये आ गया, क्या ये आपस में चारों एक दूसरे को कांटेक्ट कर पाएगा? कैसे, ये से समझिए, 1, 2, 3 और एक 4, और बीच में हम एक एटम और डाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या ये चारों एक दूसरे को टच कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो चारों जो है दूर हो जाएगा थोड़ा, 1, 2, क्योंकि बीच में एक एटम आ गया है, इस तरह से एक एटम आ गया है, सबका साइज जो है एक है साइज सबका, तो यहाँ से एक एटम इसको टच करेगा इधर, और एक एटम इसको टच करेगा, और ये एटम जो है आपस में थोड़ा सा दूर हो गया। मतलब पहले जो ये ए पॉइंट पे था, ए है, ए, यहाँ क्या है बी, तो यहाँ बी होता था, यहाँ सी, ये वाला सी नहीं, ये यहाँ का, ठीक है, ये पोर्शन का पूरा का यहाँ का, और यहाँ का ये वाला यहाँ का हो गया, ठीक है, यहाँ वाला पोर्शन का, ये आपस में अब कांटेक्ट में है, इस तरह से कांटेक्ट में है, ठीक है। ये कहाँ का है, जो बीच वाला एटम है वो कहाँ का है, जो आप रूम के बीच में एक एटम रखे थे वो एटम है ये वाला, और ये एटम कहाँ का है, ऊपर के 2 दीवार का, एक यहाँ इस साइड का और एक उसके अपोजिट साइड का, ठीक है। अब ऐसे समझते हैं, आपके पास एक लंबा सा स्टिक है, बहुत लंबा, जितना आपका रूम है उसके हिसाब से है वो स्टिक है उतना बड़ा। अब उस स्टिक को आपको उस रूम में फिट करना है। फिट करने का 2 तरीका है, एक आप जमीन पे उसको लिटा सकते हैं, दूसरा जो ये पूरा दीवार दिख रहा है आपको, इस साइड का दीवार है ना, उस दीवार के डायगोनल पे आप रख सकते हैं, तो वो हो जाएगा एक सरफेस डायगोनल। तो सरफेस डायगोनल पे आपको एक रखना है, एक स्टिक उस तरीके से रख सकते हैं। अगर आपसे कह दे कि आपके पास सबसे बड़ा स्टिक जो आप रूम में फिट कर सकते हैं, ठीक है, फोल्डेबल होगा वो, रूम में लाने के बाद उसको बढ़ाना है, इंक्रीज, उसको साइज को इंक्रीज करना है, ठीक है,
तो उस रूम में लाके आपको उसको इंक्रीज करना है, तो आप कहाँ पे सबसे लंबा स्टिक फिट कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि एक डायगोनल, एक कॉर्नर हम ऊपर का पकड़ेंगे, रूम के ऊपर का, है ना, और एक कॉर्नर उसके अपोजिट यहाँ पे आके सबसे नीचे इस कॉर्नर पे पकड़ेंगे, एक उस साइड का और एक इस साइड का, और वहाँ पे जब हम एक स्टिक रखेंगे वो स्टिक क्या होगा, सबसे लंबा स्टिक उस रूम में फिट हो जाएगा। डायग्राम में समझते हैं अगर, तो डायग्राम में देखिए ये नीचे का पोर्शन है आपका, यहाँ 4 पोर्शन है ये, ठीक है, और ये ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन है। एक डायगोनल यहाँ से एक स्टिक लीजिए और इस स्टिक को यहाँ से लाके इस वाले कॉर्नर पे फिट कीजिए, बाहर की तरफ जो है, और ये कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ। यहाँ से यहाँ तक जो ला के फिट करेंगे इसको बोलेंगे हम लोग बॉडी डायगोनल, ठीक है, स्पेस डायगोनल कह सकते हैं क्योंकि यह स्पेस में है। एक डायगोनल मैंने बताया था अभी, सरफेस पर जो सामने वाला दीवार है उस पर आप फिट कर सकते हैं। तो ये जो डायगोनल है इसका लेंथ वहाँ से लेके यहाँ तक, इसी में एटम है, बीच वाला जो एटम था आपके बॉडी का बीच का एटम, वो उसको किसको टच कर रहा है, तो वो टच कर रहा है आपका जो यहाँ इस साइड एटम है एक, उसको टच कर रहा है, बीच वाला एटम इसको टच कर रहा है, ठीक है, दोनों टच में है। फिर वही जो एटम बीच में है, सेंटर में है, वो उस कॉर्नर जो ऊपर वाला कॉर्नर है उसके एटम को टच कर रहा है। तो ये तीन एटम एक दूसरे को क्या कर रहा है, कांटेक्ट में है, मतलब टच कर रहा है। तो यहाँ से देखिए ये आर हो गया, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 आर, एक आर इधर एक आर इधर, और ये एक वाला ये आर, तो टोटल कितना आर हो गया, 4 आर। और ये आपका सबसे लंबा स्टिक हो गया जो आप फिट कर सकते हैं रूम में। सबसे लंबा स्टिक जो फिट होगा यहाँ से वहाँ, उसका डायगोनल का वैल्यू आपको पता होगा, उसका वैल्यू क्या होता है, √L² + B² + H²। कब, जब आपका रूम क्यूबॉइड फॉर्म में है, मतलब इसका लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, और विड्थ अलग है, और हाइट अलग है। लेकिन यहाँ देखिए क्यूब है ये, इसमें सारा जो साइड है सबका, या इसका लेंथ हो, है ना, या हाइट हो या विड्थ हो, सब सेम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, L² की जगह पे A², B² की जगह पे भी A², और H² की जगह पे भी A², ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 3A², A² बाहर आएगा तो √3A। तो यहाँ जो स्टिक रखे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक जो स्टिक रखे हैं उसका लेंथ कितना होगा, √3A, और जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, ठीक है, ये रेडियस से हम ले रहे हैं यहाँ, बाकी सब तो ये पोर्शन तो बाहर है, तो यहाँ रेडियस से, इसका सॉरी सेंटर से और इसके सेंटर तक, बाहर वाला पोर्शन को छोड़ देना है। तो इसका ये वाला पोर्शन जो है ये वाला बाहर का है, ये वाला पोर्शन जो है बाहर का है। तो यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ 2 आर, और यहाँ से यहाँ आर। तो यहाँ जो ए और आर के बीच में रिलेशन आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक आर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, डायग्राम जब बनाना होता है तो यहाँ से आर, यहाँ से एक एटम पूरा, और यहाँ से एक एटम ये वाला। तो यहाँ से कितना आर यूज हुआ, तो इसका आर, इसका कितना आर और आर 2 आर, और इसका यहाँ से आर। तो इसका मतलब 4R = जो स्टिक था सबसे लंबा जो डायगोनल था वो आपका हो गया √3A। तो ये डायगोनल ए और आर के बीच में क्या हो गया, रिलेशन किसके लिए, BCC के लिए। BCC के लिए हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ा, एक Z और एक R और A के बीच का रिलेशन। अब आते हैं अगला जो हमारा यूनिट सेल है वो कौन सा था, FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये आप मैथ में भी पढ़े होंगे, तो मैथ से भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला है हमारा FCC। इसमें देखते हैं FCC में क्या है। तो यूनिट सेल जैसा होता है, हम लोग को क्यूब ही पढ़ना है, जो 7 शेप होता है, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, है ना, ऑर्थोरोम्बिक, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, वो सब नहीं पढ़ना है। सिंपल हम लोग क्यूब लेते हैं, उसी पे सारा स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसी तरह से उन सब में भी हो सकता है, सिलेबस में नहीं है तो वो हो गया। चलिए इसमें देखते हैं। तो 8 कॉर्नर पे तो एटम होगा। अब देखना ये है कि ये कॉर्नर फिर से एक दूसरे को एटम टच करेगा, कांटेक्ट में है या थोड़ा दूर दूर है, और दूर है तो क्यों है। सिंपल क्यूबिक वाला में क्या होता था, टच करता था, बॉडी सेंटर वाला में बीच वाला टच करता था डायगोनल वाले को। अब इसमें देखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ FCC मतलब फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब फेस मतलब क्या होता है, पहले फेस समझते हैं। तो फेस मतलब समझिए कि अगर ये आपके पास ये एक कोई क्यूब है, क्यूब समझिए है तो क्यूबाइड ये, तो इसका जो ये सरफेस है, फेस है, ये फेस है, ये फेस है, इस तरह से फेस है। तो इसका टोटल फेस कितना है, काउंट कीजिए और बताइए टोटल फेस कितना है। तो आप देखिए 4 तो आपका वॉल हो गया, 4 साइड से वॉल हो गया, तो 4 वो हो गया, एक ऊपर का रूफ और एक नीचे का सरफेस फ्लोर, तो टोटल कितना हुआ 6। मतलब हम अब हमको क्या करना है, ये जो सरफेस है
ठीक है। इस पे एक एटम ले लीजिए, एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। इसमें इसको ऐसे फिट कीजिए कि आधा एटम का पोर्शन अंदर रहे इसके अंदर और आधा इसके बाहर रहे, आधा इसके अंदर और आधा इसके बाहर, मतलब उसका सेंटर इसके ये जो लेयर है, ये जो सरफेस है उस पर आना चाहिए। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, FCC, और ये हर सरफेस पे होगा। तो एक सरफेस पे हम यहाँ एक एटम यहाँ प्लेस कर सकते हैं जिसका कि आधा पोर्शन जो मैं शैडो कर रहा हूँ, शैडेड पोर्शन है ये अंदर है और बिना शैड वाला है वो कहाँ रहेगा, अनशैडेड पोर्शन बाहर, ठीक है। एक इस साइड भी हम रख सकते हैं, ये भी एक साइड, जैसे एक ऊपर रख दिए तो एक इस साइड रख सकते हैं, इस साइड वाला ये हो गया। तो इसका भी आधा पोर्शन अंदर और आधा पोर्शन बाहर। नीचे रख दीजिए एक एटम, इसका भी आधा पोर्शन कहाँ रहेगा, अंदर, और आधा नीचे वाला पोर्शन बाहर। इस साइड रख दीजिए, इसका भी आधा पोर्शन अंदर और आधा पोर्शन बाहर। एक पीछे के साइड में चलते हैं, पीछे को हम डॉट डॉट से बना लेते हैं पीछे। तो पीछे वाला में भी आधा साइड कहाँ रहेगा, अंदर, और आधा साइड बाहर, ठीक है। पीछे मतलब इस साइड, इस साइड, ये आगे का साइड हो गया आपका फ्रंट, ये हो गया बैक। इसका फ्रंट में भी आएंगे फिर एक, तो एक फ्रंट में भी होगा, इसका भी आधा पोर्शन क्या रहेगा, अंदर, और आधा पोर्शन रहेगा बाहर। मतलब जितना फेस वाला पे था सारा का आधा आइटम अंदर, आधा आइटम का पोर्शन बाहर। और कॉर्नर का तो आपको पता है, कॉर्नर में एक 1/8 अंदर होता है, इसका 1/2 अंदर है, सबका 1/2, इसका 1/8 अंदर है, इसका भी 1/8 अंदर है। तो अब हमको निकालना है यहाँ से जेड का पता है आपका नाम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो पहले कॉर्नर में कितना है, 1/8 पोर्शन अंदर, कितना कॉर्नर होता है, 8, तो 8 कॉर्नर, प्लस फेस कितना था, 6, और सबका कितना कितना पोर्शन अंदर है, तो हाफ पोर्शन अंदर है। तो 6, एक का हाफ, तो 6 का 6 इंटू हाफ, एक का 1/8, तो 8 का 1/8 इंटू 8, तो 8 से 8 कैंसिल, 2 से यहाँ 3 कैंसिल, 6 कैंसिल, तो 3, यहाँ पे 1 और यहाँ 3। तो टोटल जो एटम का नंबर है आपको दिखने में लग रहा है 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पे, तो 8 6 14, लेकिन एटम अंदर कितना एक्चुअल में, तो एक्चुअल में जो एटम अंदर है वो है सिर्फ 4, सिर्फ 4 एटम ही इसके अंदर होगा, बाकी सारा पोर्शन कहाँ है, बाहर। ये हो गया आपका जेड। तो अभी तक हम लोगों ने जेड देखा सिंपल क्यूबिक के लिए 1, जेड देखा BCC के लिए 2, और जेड देखा हम लोगों ने FCC के लिए 4। याद रखिए इसको। एक टेबल मैं दूंगा जब ये पूरा टॉपिक खत्म होगा, एक वाइड फ्रैक्शन, इसका वाइड परसेंटेज भी निकालना है, पैकिंग परसेंटेज, पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालना है। वो सब जब निकल जाएगा तो हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को हम लोग याद करेंगे, उससे ऑब्जेक्टिव और बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन ए और आर, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। जेड हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं ए और आर। इसमें देखिए, कोशिश कीजिए देखने का कि कौन सा एटम एक दूसरे को टच करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टच करता था, ये भी इसको टच करता था, ये इसको भी टच करता था, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता था, लेकिन बीच में एक एटम आ गया। अब जब ये 4 एटम, यहाँ देखिए 4 एटम जब एक दूसरे को टच कर रहा है और इसमें एक बीच में आ गया, पहले बीच में कहाँ आया था, सेंटर में, BCC वाले में, तो ये इसको और इसको डिस्टर्ब हुआ था, है ना, कांटेक्ट में आने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इन चारों को आपस में ही डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब कौन किया, ये वाला एटम। तो ये जो है सरफेस कैसा बन जाएगा, 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4, और इसके बीच में एक एटम आ जाएगा, सबका साइज सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब ये एक हम यहाँ से बना सकते हैं, ये यहाँ से बना सकते हैं। फिगर यहाँ जो बनाया था मैंने और यहाँ भी जो अभी था इसके पहले जो फिगर, दोनों सेम सेम लग रहा है। अंतर क्या है, यहाँ जो डायगोनल मैंने बनाया था, ये वाला डायगोनल, ये स्पेस डायगोनल था, बॉडी डायगोनल जो हवा में था, वहाँ से यहाँ तक था, है ना, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ये कहाँ है, ये दीवार जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उस दीवार पे एक आप स्टिक रखते हैं डायगोनल, वो ये डायगोनल है। उस डायगोनल और इस डायगोनल में अंतर है, वो सबसे लंबा था और ये एक सरफेस है, दीवार का सिर्फ है, तो ये डायगोनल है। इसका भी यहाँ आर टच हो रहा है, इसका यहाँ आर, यहाँ आर, तो 2R हो गया, और यहाँ भी एक आर। और ये डायगोनल का लेंथ कितना होगा, जो इस दीवार पे जिस पे बोर्ड लगा हुआ है, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड का यहाँ से लेके वहाँ तक का डायगोनल कितना होगा। तो आपको पता है, अगर कोई ये A है साइड और ये A है, तो ये डायगोनल कितना होगा, √2A। स्पेस में जब रहता, पूरा रूम का जो डायगोनल बात करेंगे तो √3A। दीवार पे है कोई तो √2A, सरफेस डायगोनल जिसको बोल सकते हैं। तो इसका जो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम एक और बना सकते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ पे पूरा का पूरा आइटम, ये वाला पूरा का पूरा आइटम, फिर इसका ये वाला सिर्फ हाफ पोर्शन, यहाँ से ये कांटेक्ट में है। ये हो गया R, ये हो गया R और R, ये हो गया सिर्फ R। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, तो लेंथ हो गया आपका 2A, और ये किसके बराबर हो गया, 4R के बराबर। तो √2A इज इक्वल टू क्या हो गया, 4R। ये हो गया आपका रिलेशन किसके बीच में, FCC में A और R के बीच का। तो यहाँ पे खत्म हुआ FCC। अब लास्ट चलते हैं ECC पे।
देखिए ईसीसी में, ईसीसी का डेफिनेशन पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर से यहाँ देखेंगे ईसीसी का मतलब क्या होता है। देखिए एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, 5, 6, 7 और एक 8 कॉर्नर पे। अब ईसीसी का क्या मैंने मतलब बताया है, ईसीसी का मतलब होता है कि कोई एक सरफेस ले लीजिए, कोई भी एक सरफेस है ना, और जिस सरफेस से आप स्टार्ट करेंगे वो आपका स्टार्टिंग सरफेस हो जाएगा, और उसके सामने वाला जो सरफेस होगा वहाँ उसका एंड होगा, तो इसी को बोलेंगे एंड ईसीसी, मतलब एंड क्यूबिक सेल या एंड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे कोई सरफेस एक ले लीजिए, चलिए मान लेते हैं ऊपर एक सरफेस ले लेते हैं, इसका एंड कहाँ होगा, नीचे की तरफ। अगर आप इस साइड लेते हैं लेफ्ट साइड, तो उसका एंड कहाँ होगा, राइट। तो हम एक ऊपर ले लेते हैं, तो ऊपर का जो सरफेस होगा यहाँ एक एटम रख देना है, और नीचे एक सरफेस लेना है, इसका एटम यहाँ रख देना है। ये एक तीसरे को टच करेगा, ये तीनों एक दूसरे को टच करेगा, उसी तरह ये तीनों एक दूसरे के यहाँ से एक टच करेगा। तो इसका भी हम समझ जाएंगे कि यहाँ से इसका आर यूज होगा, ये दोनों कॉन्टेक्ट में है, फिगर में सिर्फ दूर है लेकिन है कॉन्टेक्ट में। इसका कौन यूज हो जाएगा, 2R, और इसका कौन सा यूज हो जाएगा, R। कोई दिक्कत। पहले निकालते हैं Z, ईसीसी के लिए Z देखिए कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन, और टोटल कॉर्नर कितना है 8। फिर उसके बाद हाफ इसका अंदर और हाफ इसका अंदर, तो हाफ अंदर, और एटम कितना है टोटल, ऊपर है एक नीचे, तो सिर्फ 2 कट गया, यहाँ से 8 कट गया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 एटम ही सिर्फ इसके अंदर आएगा। दिखने में लग रहा है 8, 2, 10, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, मात्र 2 एटम। अब आते हैं ए और आर के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो ए और आर आपको दिख रहा है, अब तो समझ में आ गया होगा ए और आर का रिलेशन क्या हो रहा है। ये 3 एक दूसरे कॉन्टेक्ट में है, या ये 3 कॉन्टेक्ट में है, या यहाँ से ये कॉन्टेक्ट में है, तो 3 फिर से बना लेंगे, एक बीच में एक 2 पूरा पोर्शन, और एक यहाँ पे 3, ये आधा, इसका पूरा, इसका आधा। तो यहाँ से यहाँ तक कॉन्टेक्ट में है, ये आर, यहाँ से एक आर, यहाँ से ये आर, और यहाँ ये आर, और पूरा डायगोनल, इस डायगोनल को क्या कहते हैं, सरफेस डायगोनल। सरफेस डायगोनल अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे हो गया √2a, तो हो गया √2a = 4R। तो ये रिलेशन हो गया किसके, ईसीसी में ए और आर के बीच में। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा जेड और ए और आर के बीच का रिलेशन। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से बाद, यहाँ इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, और वॉइड फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड फ्रैक्शन। चलिए पहले पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि एटम कहाँ से कैसे अरेंज है, ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता क्या है, कैसे हो रहा है अरेंजमेंट। देखिए पढ़ने का क्या सिलसिला, सॉलिड स्टेट बहुत इजी चैप्टर है। सबसे शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड होता क्या है, तो सॉलिड का प्रॉपर्टी देख लीजिए, जो जिसका शेप फिक्स हो, है ना, साइज फिक्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम भी फिक्स हो, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड, ठीक है। फोर्स इंटरमोलिकुलर ज़्यादा हो, स्पेस इंटरमोलिकुलर थोड़ा कम हो, कम क्या बहुत कम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड। सॉलिड को 2 डिवीजन में हम लोगों ने क्लासीफाई किया, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। हालांकि 3 है, तीनों का नाम मैंने बताया है पिछले वीडियो में। तीनों में से हम लोगों ने 2 को पकड़ा, एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस को वहीं छोड़ दिए और क्रिस्टलाइन को लेके आगे बढ़े। क्रिस्टलाइन में फिर 4 टाइप आ गया, ठीक है, मॉलिकुलर, आयोनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। ये 4 डिवीजन हम लोगों ने पढ़ा। चारों डिवीजन में से चारों का स्टडी हम लोगों ने किया, पढ़ा, उनका प्रॉपर्टी देखा, और उसके बाद मेन जो क्रिस्टलाइन था उसको, क्रिस्टलाइन को पकड़ के आगे बढ़े हम लोग। उसके अंदर ये तो हो गया बाहर एक अरेंजमेंट। अब आए उसके अंदर एटम का कैसे अरेंजमेंट है। एटम को हम लोगों ने बोला लैटिस पॉइंट, ठीक है। लैटिस पॉइंट का जो अरेंजमेंट होगा सबसे सिंपल वाला, उसको हम कहेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल को एक के ऊपर एक अगल बगल चारों तरफ से अरेंज करते जाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, क्रिस्टल लैटिस। ऐसे समझिए, जब ईंट गिरता है आपके घर में, तो ईंट को एक के ऊपर एक के बगल एक रखा जाता है, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर एक पूरा ईंट का बना है ना, एक ट्रैक्टर का ईंट जो एक जगह रखा गया, उसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्टल लैटिस। अरेंजमेंट उसका अलग रहता है, लेकिन मान लेंगे कि वो क्रिस्टल लैटिस है, क्योंकि अगल बगल सारे तरफ से एक ईंट घिरा होता है, और जिसमें एक जो ईंट होगा वो होगा आपका यूनिट सेल। हालांकि वो थोड़ा लेंथ बाई जो रेशियो उसका है वो अलग रहता है, 3:2:1, लेकिन यहाँ पे 1:1:1 रेशियो लेना है, मतलब उसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। फिर एक एक करके हम लोग BCC, सिंपल क्यूबिक और ECC और FCC कर लिए। उसमें हम लोगों ने निकाला Z, फिर निकाला A और R के बीच का रिलेशन। अब हम लोग निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, और उसके बाद वॉइड फ्रैक्शन। इसका मतलब समझते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला है। पैकिंग फ्रैक्शन देखिए, एक यूनिट सेल हम बनाते हैं, ठीक है, सिंपल वाला,
BCCA से कुछ नहीं, बस समझेंगे इसको, फिर सब पे यूज़ कर लेंगे। देखिए ये एटम, यहाँ पे एक एटम रखा हुआ है, यहाँ भी एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, ठीक है। ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी इसको, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ये वाला इसको टच कर रहा है, ये वाला इसको टच कर रहा है, ये वाला इसको भी टच कर रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 4 एटम को आप 3 एटम को ही मान लीजिए, तो 4 एटम को अगर आप टच करके रखेंगे, चारों स्फीयर है, तो बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह तो बचना ही है, पक्का है कि बीच में खाली जगह बचेगा। साथ में इसको जब फिट किए है ना एटम से, तो पूरा इसका जो यूनिट सेल, ये क्यूब है, पूरा तो भरेगा नहीं क्योंकि सारा एटम है। और जब एटम कांटेक्ट में आता है तो अपने अगल बगल जो कॉर्नर उसका राउंड है वहाँ पे वो वॉइड छोड़ता है, खाली जगह छोड़ता है। इस खाली को हम बोलते हैं वॉइड, खाली जगह को क्या बोलते हैं? वॉइड। इसमें बहुत सारा वॉइड क्रिएट होगा, लेकिन इसका अच्छा खासा पोर्शन इससे भरा हुआ भी होगा, है ना। हमने अभी पढ़ा कि जेड जो है सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है? 1, एक एटम। तो मात्र एक एटम, दिखने में लग रहा है 8 एटम, लेकिन ओवरऑल कितना है इसके अंदर? सिर्फ एक एटम है, सिर्फ एक एटम इसके अंदर है। तो वो जो एटम इसके अंदर है, इसकी जगह में, यूनिट सेल के जगह में, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बताइए यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ ये यूनिट सेल। यूनिट सेल का शेप क्या दिख रहा है आपको? क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अगर इसका साइड ए दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, तो ए क्यूब हो गया, ठीक है। अब ए जो क्यूब है, वॉल्यूम मतलब जगह, ये ए क्यूब जो जगह है कितना भरा हुआ है? किससे भरा हुआ होगा? एटम से। तो उसी भरे हुए जगह को जो भर दिया गया एटम के द्वारा, उसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब अगर हम यूनिट सेल को 1 माने, तो 1 में से कितना पार्ट भरा हुआ है। अगर वही पैकिंग फ्रैक्शन को हम पैकिंग परसेंटेज कर दें, तो पूरा जो ओवरऑल होता है 100 होता है कोई भी चीज़, तो 100% में से कितना परसेंट इसमें भरा हुआ है, उसको हम कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। और भरने के बाद ऐसा ऐसा जो वॉइड क्रिएट होगा, वो खाली कितना बच जाएगा, उसको हम कहेंगे वॉइड फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर परसेंट निकालेंगे तो वॉइड परसेंटेज। अब इसी को हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो उस टॉपिक को हम पढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड फ्रैक्शन के लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब द फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल और द पार्ट और द स्पेस और द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इज कॉल्ड, एटम्स की जगह पे आप लैटिस पॉइंट यूज कर सकते हैं, इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। और वॉइड फ्रैक्शन, द पार्ट और द वॉल्यूम और द स्पेस ऑफ यूनिट सेल remain vacant due to the spherical shape of atom is called void fraction, ठीक है। अब कैलकुलेट करने का बारी है, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो चलिए, कैलकुलेशन के लिए आपको 2 चीज़ याद रखना होगा, एक जेड हर चीज़ का, सिंपल का, BCC का, ECC का और FCC का, और दूसरा ए और आर के बीच में रिलेशन, ए और आर के बीच में रिलेशन, दोनों पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? इसको हम PF से डिनोट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को। इसका मतलब होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या? तो एटम या स्फीयर, एटम किस फॉर्म में? स्फेरिकल फॉर्म में, इनटू जेड, ठीक है। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये जो फॉर्मूला है, देखिए यूनिट सेल कितना है आपका, उसका जगह, उसमें से कितना एटम जो जगह लिया, इसी के फ्रैक्शन कह रहे हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? 2 चीज को डिवाइड करना, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। तो यूनिट सेल जो आपका है, उसमें से कितना पोर्शन जो है डिवाइड भरा हुआ है, किसके द्वारा? यूनिट सेल के द्वारा, एटम के द्वारा, उसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। फॉर्मूला याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ एटम और जेड। वॉल्यूम एटम का शेप कैसा है? स्फेरिकल। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, आर रेडियस हो गया एटम का, और जेड आपको पता है, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर साइड ए है तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब। अब इस फॉर्मूला को हम सबके लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड हो, चाहे वो ECC हो या FCC हो, सबके लिए अप्लाई करेंगे। और ए और आर के बीच में आपको रिलेशन मैंने बता रखा है, तो उसको भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। चलिए निकालते हैं फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, है ना, सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन। फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, तो 4/3 पाई, है ना, पाई, और आर क्यूब की जगह आर क्यूब रहने दीजिए। जेड आपको पढ़ाया है मैंने, जेड कितना होता है सिंपल क्यूबिक के लिए? तो 1, ठीक है। कैसे? पीछे के लिए, या याद हो गया तो ठीक है। ए क्यू और ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता था? सिंपल क्यूबिक में ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता था? तो मैंने बताया ये और ये एक दूसरे को टच करता था, तो यहाँ से आर और आर किसके बराबर? ए के बराबर, मतलब ए इज इक्वल टू 2R।
तो ए के जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे 2r का होल क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, 4/3 नीचे हो जाएगा, 22 अपॉन नीचे 7 हो जाएगा, यहाँ r क्यूब हो जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कितना 8 और यहाँ हो गया r क्यूब से r क्यूब खत्म। देखिए अब सिर्फ जो वैल्यू आएगा वो डिजिट में आएगा, सारा जो टर्म था है ना वेरिएबल वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8, 2 में 11 अपॉन 21। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.5238। आपको भी याद रखना है कि ये वैल्यू आने वाला है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए 0.528। ये किस में आया, फ्रैक्शन में, मतलब अगर यूनिट सेल को हम 1 मान रहे हैं तो उसका इतना भाग भरा हुआ होगा, आधा से ज़्यादा, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा भरा होगा है ना, और बाकी जो है खाली हो जाएगा। तो अगर ये आपको पूछते हैं वाइड फ्रैक्शन, तो पूरा कितना था यूनिट सेल के अंदर जगह 1, भरा हुआ उसमें से कितना है, इतना, तो 0.5238 भरा हुआ है। इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, घटा लीजिए इसको, तो आएगा आपका 0.4762। ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, घटा सकते हैं आप लेकिन याद कर लेंगे तो टाइम बचेगा आपका। तो ये हो गया वाइड फ्रैक्शन। अगर परसेंटेज की बात किया जाए, परसेंटेज का बात तो क्या होगा, परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग परसेंटेज, ठीक है, पैकिंग परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसमें 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 0.5238 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 52.38%। देखिए 50 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पोर्शन जो है इसका मैक्सिमम भरा हुआ रहेगा। और वाइड निकालने के लिए वाइड परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100% में से, पूरा यूनिट सेल कितना परसेंट है 100, तो 100 में से पैकिंग फ्रैक्शन घटा लेंगे 52.38, या फिर आप डायरेक्ट इसी को भी बदल सकते हैं, तो हो जाएगा कितना 47.62%। यहाँ पे खाली जगह बचेगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि सारा स्फीयर जो है गोल गोल होता है, एटम जो है गोल गोल होता है और गोल चीज़ जल्दी जगह को भरने नहीं देता है, तो मैक्सिमम पोर्शन देखिए खाली ही है, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है भरा हुआ होगा। ये निकल गया SCC के लिए। अब निकालेंगे हम लोग BCC, ECC और FCC के लिए। उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक पढ़ते रहिए।